हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर एकेडमी। हम लोग आज मोल कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। हम इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं कि कभी भी किसी केमिकल इक्वेशन में अगर रिएक्शन फॉर्म होता है तो उस रिएक्शन पे बेस्ड हम लोग कुछ लॉ पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम और एवोगाड्रो लॉ, वही था ना। पहला ये सारे लॉ यही कहता है कि कभी भी किसी केमिकल इक्वेशन अगर मोल कॉन्सेप्ट में आप लगा रहे हो तो सबसे पहले हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, समझना, H2SO4। अभी इनिशियली दो चीज़ें हो सकती है कि सबसे पहला तुम्हारे मन में एक प्रॉब्लम आएगा कि इक्वेशन आया कहाँ से। उस पर अभी ज़्यादा लोड मत लेना। एग्जामिनर कभी भी तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि किस क्वेश्चन का प्रोडक्ट क्या है। अभी दो चीज़ें हो सकती है। एक तो सबसे पहले कि अगर H2SO4 NaOH से कंबाइंड किया, ध्यान से समझना, तो Na2SO4 मिला। एक तो तुमको यही नहीं आएगा कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हाँ ही ना। तो या तो एक प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि इस पे बेस्ड प्रॉब्लम क्या हो सकता है। चूंकि आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो तभी प्रोडक्ट का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए नहीं है। एग्जामिनर तुमको क्वेश्चन में तुमको देगा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इससे बेस्ट काम तुमको करना है। तो सबसे पहले ये हमने कोई केमिकल इक्वेशन लिखा। सबसे पहले अगर इसका कोई भी इंफॉर्मेशन दे दे, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं ना, तो मोल कॉन्सेप्ट में कभी भी किसी भी सब्सटेंस का इंफॉर्मेशन किन किन टर्म्स में दिया जा सकता है। तो अगर आपने पहले का लेक्चर थोड़ा बहुत याद होगा तो या तो किसी सब्सटेंस का आपको डायरेक्टली वेट दे सकता है, बोलो गलत कह रहा हूँ क्या, वेट दे सकता है। दूसरा क्या दे सकता है, आपको उसका मोल दे सकता है। तीसरा अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है तो आपको उसका क्या दे सकता है, वॉल्यूम भी दे सकता है। और तीसरा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, आपको उसका क्या दे सकता है, नंबर भी दे सकता है। बोलो ना, हाँ ना। कभी भी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को मोल कॉन्सेप्ट में चार टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। या तो सब्सटेंस का नंबर दे सकता है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या तो वेट ऑफ पार्टिकल या वेट ऑफ मॉलिक्यूल, वेट ऑफ एटम दे सकता है, या वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल दे सकता है। बोलो हाँ ना। या उससे करस्पॉन्डिंग आप उसका मोल निकाल सकते हो। कुछ भी दिया रहे आप उससे करस्पॉन्डिंग उसका मोल निकाल सकते हो। बोलो हाँ ना। अगर वेट दिया है तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से मोल निकाल लोगे। वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर से आप उसका मोल निकाल लोगे। नंबर दिया है तो नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर से आप उसका मोल निकाल लोगे। मतलब इसी फॉर्मेट में आपको दिया रहेगा। अब प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे हो सकता है, मतलब केमिकल इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम मोल कॉन्सेप्ट में कैसे हो सकता है कि H2SO4 का आपका कुछ वेट दे दे, बोलो हाँ ना, और आपसे पूछेगा कि H2O कितना मिलेगा या Na2SO4 कैसे मिलेगा। तो एक का सब्सटेंस का इंफॉर्मेशन देख करके दूसरे सब्सटेंस का आपको इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। यही आज के टॉपिक हमारा, यही आज हमारा टॉपिक भी है। किसी भी केमिकल इक्वेशन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देख करके बाकी का आपसे इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। बोलो है ना। तो हम मोल कॉन्सेप्ट में केमिकल इक्वेशन को बच्चों तभी लगा पाएंगे जब सबसे पहला रूल 1 कहता है केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। क्या कहना चाहिए, तो सबसे पहला मैं रूल लिखता हूं कि हम लोग किस प्रोसेस को ध्यान रखेंगे। रूल 1, ये सब सुनते सुनते आपको याद हो, लिखने वाली कोई बात नहीं। पहला क्या कहता है, अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उस पर मोल कॉन्सेप्ट का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं, आप लगा लो, गलत ही आने वाला है। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो जो 9th-10th में हम सीखते हैं ना हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, तो आपको पढ़ा जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। आप शुरू से तुक्का मारो, 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लो, हाँ या ना। ओके, सर नहीं लाना था, जोर से बोल। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 1, बोलो हाँ या ना। तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, और इधर कितने हाइड्रोजन है, 2। तो एक तरफ 3 है, एक तरफ 2 है, बोलो बात बन पाएगी क्या, नहीं बन पाएगी। और एटम चेक कर लो, यहाँ पे सोडियम Na कितना है, यहाँ पे Na कितना है, 2। तो आप इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बोलो ना हाँ ना। किसको मल्टीप्लाई करोगे, तो उससे जो कम है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, 2 सोडियम हो गए, देखो यहाँ पे 2 सोडियम। SO4 कितने हैं, 1, अरे ऑक्सीजन 4, सल्फर 1, तो SO4 एक साथ में कितने हैं, 4। तो यहाँ पे SO4 कितने हैं, 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, बोलो हाँ ना। 4 SO4 नहीं है, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, सल्फर 1 ऑक्सीजन 4, बोलो हाँ या ना। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 4। इधर एक ही मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन है, तो इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। बचा क्या, ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन,
क्या इक्वेशन बैलेंस हो गया? बोलो है ना। तो सबसे पहले हम मोल कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए केमिकल इक्वेशन को क्या कर दिए? बैलेंस कर दिए। दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। अब जब इक्वेशन को बैलेंस कर लिए तो बैलेंस इक्वेशन से तुमको इन्फॉर्मेशन क्या मिला, ध्यान से देखना। अब मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ। ये इक्वेशन क्या आ गया? NaOH के कितने मॉलिक्यूल? 2 प्लस H2SO4 कितना था? अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ H2SO4 पहले लिखा हुआ है, यहाँ बाद में लिखा हुआ है, इसको लिखने से कोई चेंज हुआ क्या? नहीं, दोनों रिएक्टेंट ही है। अरे बोलो है ना। पानी में चीनी डालो, चीनी में पानी डालो, दोनों मिल करके सॉल्यूशन ही मिलेगा। बोलो है ना। क्या मिला? Na2SO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए तुमने किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया होगा। यहाँ पे कितने से किया? 2। यहाँ पे कितना है? नहीं है, तो इसको हाइपोथेटिकली 1 ले लो। यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? 2। बोलो हाँ है ना। जब इक्वेशन को बैलेंस कर दिया तो जो नंबर आया ना 2 1 1 2, दीज आर कॉल्ड देयर मोलर रेशियो, या इसी को बोलते हैं उसका स्टाइचोमेट्री कोफिशिएंट रेशियो। क्या बोलते हैं इसी का? मोलर रेशियो या स्टाइचोमेट्री कोफिशिएंट रेशियो। बोलो हाँ है ना। तो अब ये रिएक्शन में, अब ध्यान से बोलना, ये जो है एरो के लेफ्ट हैंड साइड उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो एरो के राइट हैंड साइड है उसको क्या बोलते हैं? तो ये आपका क्या है बच्चों? प्रोडक्ट। और ये आपका क्या है? रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट वो पार्ट होता है जो रिएक्शन में कंज्यूम होता है। रिएक्टेंट आर रिएक्टिंग एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। रिएक्टिंग मतलब कंज्यूम होगा टाइम के साथ। बोलो है ना। तो ये टाइम के साथ क्या होगा? रिएक्ट आर कंज्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड प्रोडक्ट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट टाइम के साथ डिसअपियर होगा। रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होगा? एंड प्रोडक्ट टाइम के साथ अपीयर होगा, इसलिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या होगा? अपीयर होगा। बोलो है ना। और ये टाइम के साथ क्या होगा? बोलो ना। ये टाइम के साथ डिसअपियर होगा, ये टाइम के साथ क्या होगा? अपीयर होगा। क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में नहीं आई? अब रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो किस रेशियो में रिएक्ट करेगा, एंड प्रोडक्ट बनेगा तो किस रेशियो में बनेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट कितना रिएक्ट करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। एंड प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये भी सोचने वाली बात है। बोलो ना है ना। तो कहता है रिएक्टेंट रिएक्ट भी करेगा तो अपने मोलर या स्टाइचोमेट्रिक रेशियो में रिएक्ट करेगा। बोलो है ना। और प्रोडक्ट बनेगा भी तो अपने मोलर या स्टाइचोमेट्रिक रेशियो में बनेगा। अब इस रिएक्शन को ऐसे पढ़ोगे तुम, 2 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ H2SO4 gives 1 मोल ऑफ गिव्स 2 मोल ऑफ H2। बोलो है ना। तो इस रिएक्शन को अगर अपने को रीड करना हो तो इस रिएक्शन को अपन रीड क्या करेंगे, ध्यान से देखना। H2SO4 के कितने मोल? 1। कंबाइंड करेगा किसके साथ? 2 मोल ऑफ NaOH गिव्स 1 मोल ऑफ Na2SO4 गिव्स। अब मोल है तो आप इसका क्या कर सकते हो? वेट के फॉर्म में भी ला सकते हो। तो हमेशा जितने भी रिएक्टेंट है उसका आप हमेशा मोल मोल एनालिसिस ही कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मोल मोल एनालिसिस। ये जो मोलर रेशियो है ना 1:2:1:2, ये मोलर रेशियो कितना है? 1:2:1:2। ये कौन सा रेशियो है? ये मोलर रेशियो है, इसी को बोलते हैं स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट रेशियो। बोलो है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर स्टाइचोमेट्री कोफिशिएंट। तो हमेशा रिएक्शन जब भी होगा वो अपने किसके फॉर्म में होगा? मोल के फॉर्म में। अब आपको गिवन इंफॉर्मेशन वेट के टर्म्स में भी हो सकता है, वॉल्यूम के टर्म्स में भी हो सकता है, और क्या बेटा? नंबर के टर्म्स में भी हो सकता है। लेकिन आपको एनालिसिस किसके टर्म्स में करना पड़ेगा? मोल के टर्म्स में। रिएक्शन हमेशा रिएक्ट भी करेगा तो मोलर रेशियो में, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होगा तो किस रेशियो में? मोलर रेशियो में। रिएक्टेंट आर रिएक्टिंग इन देयर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो एंड प्रोडक्ट आर फॉर्म आल्सो इन देयर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो। बोलो ना है ना।
और किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए जितने भी पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट होंगे या पार्टिसिपेटिंग एटम या मॉलिक्यूल होंगे, सबका मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं फॉर ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फॉर ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोल ऑफ H2SO4 अपॉन कितना 1, बोलो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना है 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ NaOH अपॉन कितना बेटा 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ Na2SO4 अपॉन कितना 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ H2O/1, जिसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो वो हमेशा मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हर पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज का इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। बोलो ये बात समझ में नहीं आई, बोलो हाँ या ना। समझो अगर मैं एक फॉर एग्जांपल कहाँ पे H2O का क्लियर, समझो एक फॉर एग्जांपल मैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ ऐसे 2A + 3B गिव्स 4C + 5D और मैं बोलता हूँ ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है एक, तो क्या लिख सकते हैं अपन, मोल ऑफ A अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू मोल ऑफ C अपॉन 4 इज इक्वल टू, बोलो है ना। तो हमेशा उसका मोल अपॉन जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो क्या है सेम। अब किसी भी एलिमेंट के लिए समझो ए का इंफॉर्मेशन देख करके ए के रिस्पेक्ट में बी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ए के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट है ना, ए और बी क्या है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी क्या करेगा, तो ए का इंफॉर्मेशन देख करके ये भी तुमसे पूछ सकता है बी का कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा, बोलो ना है ना। ए के रिस्पेक्ट में सी का क्या होगा, फॉर्मेशन, तो पूछेगा कितना वेट ऑफ सी अपीयर होगा। ए के रिस्पेक्ट में डी का क्या होगा, तो क्या पूछेगा कितना वेट ऑफ डी अपीयर होगा, बोलो पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकता है, पक्की बात। अब एक का किसी भी एलिमेंट का एक का गिवन इंफॉर्मेशन देख करके उसके रिस्पेक्ट में अदर किसी भी रिएक्टेंट का रिएक्टिंग अमाउंट पूछ सकता है और उसके रिस्पेक्ट में किसी भी प्रोडक्ट का तुमको फॉर्मेशन अमाउंट पूछ सकता है। क्या देख करके, किसी एक रिएक्शन के पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज का इंफॉर्मेशन देख करके। अब वो इंफॉर्मेशन क्या दे सकता है, समझो मैं तुमसे फॉर एग्जांपल एक बात बोलूं, फॉर ए गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ ए, एक का इंफॉर्मेशन गिवन करके एक का इंफॉर्मेशन क्या क्या दे सकते हैं आपको बताओ, बोलो ए का क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन हो सकता है, ए का क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन हो सकता है, ए का इंफॉर्मेशन गिवन हो सकता है वेट गिवन हो सकता है, या तो वॉल्यूम गिवन हो सकता है, या नंबर गिवन हो सकता है, या मोल गिवन हो सकता है, बोलो भाई ना। इसके रिस्पेक्ट में बी सी एंड डी का क्या गिवन हो सकता है, क्या निक पूछ सकता है इसका। अब एक एक गिवन इंफॉर्मेशन देकर के, इंफॉर्मेशन में तो वेट भी दे सकता है, वॉल्यूम भी दे सकता है, नंबर भी दे सकता है, या मोल भी दे सकता है। उस गिवन इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में बी सी एंड डी का, अगर बी है रिएक्टेड मोल रिएक्टेड अमाउंट पूछ सकता है, सी एंड डी है तो फॉर्म्ड अमाउंट पूछ सकता है। वो फॉर्म्ड अमाउंट क्या हो सकता है, नहीं समझो कि ए का कोई इंफॉर्मेशन दिया है, तुमको वेट दिया है, एक्स ग्राम ए दिया हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में पूछेगा ना कि बी का कितना ग्राम रिएक्ट करेगा, बोलो भाई ना। तो एक एक गिवन इंफॉर्मेशन से बी सी एंड डी का भी अमाउंट पूछ सकता है और उसका अमाउंट वो क्या हो सकता है, वो भी नंबर हो सकता है, वो भी वेट हो सकता है, वो भी वॉल्यूम हो सकता है, वो भी मोल हो सकता है। जब मोल देख के मोल पूछेगा तो उसको बोलते हैं मोल मोल एनालिसिस, बोलो भाई ना। वेट दे करके वेट पूछे तो क्या बोलेंगे, वेट वेट एनालिसिस। वॉल्यूम दे के वॉल्यूम पूछे तो क्या बोलेंगे, ये भी तो हो सकता है वेट दे के वॉल्यूम पूछे तो वेट वॉल्यूम एनालिसिस। मैं कहता हूँ उतना टाइप कुछ मत पर, जो भी इंफॉर्मेशन देना उससे उसका करस्पॉन्डिंग मोल निकाल लेना और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का भी क्या निकाल लेना, मोल निकाल लेना। अब मोल से क्वेश्चन में वेट पूछे वॉल्यूम पूछे जो भी पूछे तुम निकाल देना। अपन एक ही पढ़ते हैं मोल मोल एनालिसिस, क्या पढ़ते हैं, क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई। कुछ भी पूछ सकता है, वेट दे करके वेट पूछ सकता है, लेकिन जाना तो मोल के थ्रू है ना, तो वेट से मोल निकाल ले, मोल मोल एनालिसिस कर, मोल निकल गया वेट निकाल देना, बोलो है ना। इसलिए ये जो मैं लिखता हूँ ये किसके लिए है, मोल मोल, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका मोल अपन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसके निकालना है उसका मोल अपन उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कोई भी रिएक्टेंट है तो वो रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म करेगा।
क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ ही ना। कभी कभी अब मान दे लो, अगर कोई गैसियस रिएक्शन होता है, क्या होता? पहले समझते रहो। गैसियस रिएक्शन, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखो तो ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है? गैस फेज में, सब गैस फेज में। देखो इक्वेशन बैलेंस है, तो मैंने ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा है। क्या लिखा है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइंड करके क्या बना रहा है? अमोनिया। रिएक्शन को कैसे पढ़ोगे? 1 मोल ऑफ N2 कंबाइंड विथ गिव्स, पक्की बात। चलो, तो इसका अगर मोल मोल एनालिसिस करो तो तुम लिखोगे, क्या कुछ गलत कह रहा हूं? इसको बोलते हैं मोल मोल एनालिसिस। क्या बोला इसको? अब तुम जानते हो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम है तो इक्वल मोल ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम। बोलो है ना? अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो इक्वल मोल ऑक्यूपाई, और अगर टेम्परेचर और प्रेशर STP है तो 1 मोल 22.4 लीटर। इसलिए कहा था कि जो मोल मोल एनालिसिस होता है ना, हमेशा वो वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस होगा। अगर 1 मोल का वॉल्यूम x है तो 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? 3x। 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा? तो इतना यह समझ गए, जो मोल मोल एनालिसिस है वही एनालिसिस क्या होगा? वॉल्यूम वॉल्यूम। क्योंकि टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है तो इक्वल मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम। तो इसको ये भी कह सकते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ N2 कंबाइंड विथ क्या बेटा? 2 वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा? NH3। बोलो है ना? तो इसको बोलते हैं मोल मोल एनालिसिस, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या 1 ग्राम ऑफ N2 कंबाइंड विथ 3 ग्राम ऑफ H2? नहीं, वेट एनालिसिस नहीं होता है। रिएक्शन हमेशा या तो मोलर रेशियो में, या अगर गैसियस रिएक्शन है तो हमेशा वॉल्यूम रेशियो में कंबाइन करते हैं। कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस है तो अगर गैसियस रिएक्शन है तो वॉल्यूम रेशियो में, और अगर गैसियस रिएक्शन नहीं है तो हमेशा किस रेशियो में कंबाइन करते हैं? मोलर रेशियो में। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये लेकिन किसके लिए? ओनली फॉर गैसियस। और ये तो वर्सेटाइल, ये तो हर जगह लगेगा। तो अगर मुझे इस पे मोल मोल एनालिसिस लगाना है, क्या लगाना है? तो मोल मोल एनालिसिस क्या कहता है? किसके लिए? फॉर ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन BC। बोलो क्या होगा बताओ? मोल ऑफ N2 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू, बोलो 3 इज इक्वल टू मोल ऑफ NH3 अपॉन कितना? क्वेश्चन में तुमको जो भी इंफॉर्मेशन दे उसके करस्पॉन्डिंग तुम उसका केमिकल इक्वेशन बना लो, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर लो, और उसका मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। लेकिन बस याद रखना, अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे? फॉर्म होंगे। एक अपीयर होंगे, दूसरा क्या होंगे? डिसअपीयर होंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। इतनी बात समझ में आई? इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्टोइकोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम। अब जितने भी केमिकल इक्वेशन है, ध्यान से समझना, जितने भी केमिकल इक्वेशन है उसको मैं 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर देता हूँ। किस कैटेगरी में क्लासीफाई कर दूँ? तुम्हारे प्रॉब्लम का टाइप भी वही है। अब जितने भी मैंने कहा केमिकल इक्वेशन को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दूंगा। क्या क्या? एक वो केमिकल रिएक्शन जो सिंगल रिएक्टेंट हो, एक वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो। बोलो है ना? तो पहला केमिकल रिएक्शन हैविंग, तो एक वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, दूसरा वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ही सिंगल रिएक्टेंट है। बोलो है ना? अब एग्जाम्पल से देखो, मैं इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ। मैं इक्वेशन ले लेता हूँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा? CaO प्लस CO2। बोलो ना है ना? अब मैं तुमसे पूछूं, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं तुमसे पूछूं कितना ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, क्या पूछूं? कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। किस पे डिपेंड करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट पे। बोलो है ना? तुमसे पूछो कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, किस पे डिपेंड करेगा? क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है, वही दोनों प्रोडक्ट बना रहा है, तो दोनों का कितना प्रोडक्ट मिलेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं रिएक्शन यहाँ पे ये ले, अब मैं पूछूं कितना ज़्यादा अमोनिया मिलेगा, NH3 को अमोनिया बोलते हैं, तो किस पे डिपेंड करेगा? N2 और H2 पे। दोनों मिलकर के अमोनिया बना रहे हैं। बोलो है ना? अब मान लो कि हम दोनों मिलकर के कोई एक काम कर रहे हैं। अब तू उस दिन छुट्टी कर लिया तो बताओ काम होगा क्या? मेरे अकेले होने से कुछ नहीं है। अब तू आया मैं छुट्टी कर लूँ तो बोलो काम होगा क्या? नहीं। तो जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो ना तो उस केस में डिपेंडेंसी आ जाती है। बोलो है ना? अब सोचो कि हम दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, हम दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। अब मान लो कि भर्ती अब पूरे दिन रहा, मैं आधे दिन के बाद चला गया, तो काम कितना दिन होगा? पूरे दिन या आधे दिन?
दोनों में से जो पहले चला जाएगा काम वहीं पे रुकेगा कि नहीं रुकेगा? जो पहले चला जाता है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं उसी को? तो वो कब लगेगा? जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो तब कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा। बोलो हाँ या ना? और अगर सिंगल रिएक्टेंट है तो सारा प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट होंगे वही सिंगल रिएक्टेंट पे काम करता है। बोलो हाँ या ना? तो पहला स्टार्ट करते हैं वो केमिकल रिएक्शन। दोनों में मोल मोल एनालिसिस ही लगाना है, बस ये पता करना है। पहले हम उस पर बात करते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट हो और उससे प्रोडक्ट कितना मिलता है। बोलो हाँ या ना? How many volume of N2 and H2 will formed at STP on heating 3.4 ग्राम of NH3? क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ ना? कह रहे हैं NH3 का 3.4 ग्राम ऑफ हीट कर रहे हो। NH3 कितना हीट कर रहे हो? 4। तो कहता है कितना वॉल्यूम N2 और H2 मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आया? NH3 को हीट कर रहा हूँ। हीट को केमिस्ट्री में डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा। तो क्या मिलेगा? H2। इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। बोलो है ना? तो रिएक्शन क्या हुआ? 1 मोल ऑफ NH3 गिव्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ क्या बेटा? हाइड्रोजन। अब देखो N2 और H2 दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? NH3। दोनों उसी से मिलेंगे। अब पूछा है कि कितना वॉल्यूम मिलेगा। इसका क्या दिया हुआ है? वेट। इन दोनों का क्या पूछा है? तो वेट वॉल्यूम एनालिसिस है। अपन जानते क्या है? सिर्फ मोल मोल एनालिसिस। क्या जानते हैं? तुम जाकर के 10 किताबें देखो, तुमको हर एनालिसिस होगा। मैं कहना कुछ मत पढ़ना, सिर्फ यही पढ़ना, तुमको सारा काम ही हो जाएगा। अपन क्या जानते हैं? एक बार इसके मोल से इसका मोल निकालेंगे और एक बार इसके मोल से इसका मोल निकालेंगे। बोलो है ना? मोल मोल एनालिसिस क्या कहता है? नंबर ऑफ मोल। तुम ऐसे लिखते हो ना, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसी को स्मॉल एन को ऑर्बिट नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके और आगे बढ़ोगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो क्या गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं। अभी मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जब तुमको लिखना है नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 तो स्मॉल एन NH3 लिख दूँ तो भी वही हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 अपॉन कितना? 1 इज इक्वल टू। जब इसके इंफॉर्मेशन से इसको लगाएंगे तो इन दोनों पे फोकस करेंगे, जब इसके इंफॉर्मेशन से इसको निकालेंगे तो इन दोनों पे फोकस करेंगे। बोलो हाँ ना? तो ये मोल मोल एनालिसिस में अपने को NH3 का क्या लगने वाला है? कहना मोल। क्या लगने वाला है? और दिया क्या है? वेट। तो वेट से मोल कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन। पक्की बात? बोलो हाँ ना? अगर आंसर नहीं करो इसका मतलब पहले का लेक्चर इनकम्प्लीट है, तुमको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। बोलो है ना? तो नंबर ऑफ मोल वेट के टर्म्स में वेट अपॉन। अब NH3 का मॉलिक्यूलर वेट बेटा निकालना बता दिया था। हेलो है ना? कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट? देखो नाइट्रोजन का कितना? 14। हाइड्रोजन का कितना? 1। 1 वाले कितने एटम है? 3। तो 1 × 3 3 + 14 कितना? 17। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना? 3.4 अपॉन 17 कितना आ गया? 0.2 मोल। कितना आ गया? अब इस बार इन दोनों पे फोकस कर देते हैं। बोलो है ना? तो कितना हो जाएगा? 0.2 अपॉन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 कितना गया? 0.1 मोल। बोलो। तो मोल ऑफ N2 कितना गया? बोलो है ना? अपने से क्या पूछा है? वॉल्यूम एट STP। STP पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। बोलो। तो वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम एट STP कितना होता है? मोल इंटू। बोलो। तो अगर तुमसे पूछे वॉल्यूम ऑफ N2 क्या बेटा? तो मोल कितना? 0.1 इंटू 22.4। समझ में नहीं आया? अब तुम देखो इसको नहीं, अब ऐसे भी निकालो। अब अपने को क्या करना है? इन दोनों पे फोकस करना है। किन दोनों पे फोकस करना है? बोलो ना, है ना? ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे बता? नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 अपॉन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 बाई कितना? 3। नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 कितना आया है? 0.2। तो कितना हो जाएगा? 0.2 अपॉन 2 इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल ऑफ H2/3, बोलो हाँ है ना। तो ये 0.2/2, 0.1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0.3। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना 0.3 मोल, बोलो है ना। आपने से क्या पूछा है वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा 0.3/22 बोलो हाँ है ना। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ। STP पे हमेशा वॉल्यूम क्या होता है मोल इंटू 22.4 लीटर, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 7, 3 2 जा 6, कितना चीज किधर बोलो है ना। अब तुम दिमाग से ऐसे भी लगा दो, अगर इसके 1 मोल मिल रहे थे, इसके कितने मोल मिल रहे थे 3, तो इसके 1 वॉल्यूम मिलेंगे तो इसके कितने वॉल्यूम मिलेंगे, जो भी मिलेंगे 3 टाइम्स मिलेंगे। देखो इसके मोल 0.1 थे तो इसके मोल 0.3 है कि नहीं है, इसके वॉल्यूम 2.24 है तो जस्ट इसका देखो ट्रिपल 6.72 है कि नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में तो एक बार करोगे तभी तुम कह सकते हो ना। यही तो कहा था हमेशा रिएक्टेंट रिएक्ट भी करेगा मोलर रेशियो में एंड प्रोडक्ट फॉर्म भी होगा मोलर रेशियो में। इसका मोलर रेशियो 1 तो इसका कितना 3, तो H2 जितना भी होगा 3 टाइम्स ऑफ N2 होगा कि नहीं होगा। लेकिन 3 टाइम्स क्या क्या हो सकता है, आइदर मोल और वॉल्यूम। क्या वेट पूछता तो वेट 3 टाइम्स होता क्या, नहीं होता, वेट कभी भी 3 टाइम्स। तो क्या क्या 3 टाइम्स हो सकता है, मोल, वॉल्यूम एंड नंबर। इसके 1 मोल तो उसके 3, तो इसके n है तो उसके 3n है, बोलो भाई ना। तो हमेशा मोलर रेशियो के टर्म्स में मोल हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है या नंबर हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई, बोलो भाई ना। ये क्वेश्चन तो मैंने दिया, मैंने ही किया, दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तुम्हें करना है। फिर हम लोग टाइप 2 पे आएंगे जब किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, बोलो ना हाँ ना। हाउ मच आयरन कैन बी थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड ऑन रिडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड को तुम रिड्यूस कर रहे हो तो उससे कितना तुमको आयरन मिलेगा। मान के चलो कि तुमको इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है Fe2O3, इसका रिडक्शन करा रहे हैं। रिडक्शन का मतलब होता है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। यहां तुमको मिलेगा आयरन और क्या मिलेगा H2, बोलो हाँ है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आयरन मेटल कितने थे 2, तो ये कितने मिलेंगे 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो ये कितने मिलेंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे 3 2 जा 6, तो ये कितने हो गए। अब इस पे मोल कॉन्सेप्ट मोल एनालिसिस लगा सकते हैं। कहता है किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए इस क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन किसका दिया हुआ है, तो Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसी को, इसका वेट कितना दिया हुआ है 1 kg, तो 1 kg क्या है इसका वेट। इस 1 kg वेट से कितना आयरन का वेट मिलेगा आपको ये निकालना है। इज दैट क्लियर। तो अपन एक ही चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, मोल एनालिसिस। इस क्वेश्चन में देखोगे तो वेट देख करके वेट पूछा है, तो वेट एनालिसिस पूछा है ना, लेकिन अपन वो जानते हैं क्या, बोलो जरूरत ही नहीं है। क्या जानते हैं, मोल एनालिसिस। तो इक्वेशन में क्या लगाएंगे, बता बेटा, मोल ऑफ Fe2O3 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ Fe अपॉन कितना 2। अरे उतना ही लिखते हैं ना, इसका गिवन है कि इसका पूछा, तो ये दोनों को लगाते हैं। वैसे तुम लिखोगे तो मोल ऑफ दिस अपॉन 1, मोल ऑफ H2/3, मोल ऑफ Fe अपॉन 2, मोल ऑफ H2/3। लेकिन इसका इन्फॉर्मेशन किसका पूछा है। अब यहाँ पे अपने को क्या लगेगा, मोल, गिवन क्या है, तो पहले वेट से क्या निकालना पड़ेगा, मोल। वेट से मोल कैसे निकालेंगे, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 1 kg, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, तो ऊपर में वेट कितना जाएगा 1000, नीचे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। आयरन का वेट 56, आयरन का वेट कितना, तो 56 के कितने एटम है, तो 56 इंटू 2 कर दिया। ऑक्सीजन का वेट 16, 16 के कितने एटम है 3, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 3। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, 56 2 जा
प्लस 48, देखो 160 आएगा। तो ये कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 100 बाई कितना, अब 50/8 मत करने लगना, 25/4 मत करने लगा। आगे क्लियर है। अब लगा दो तो मोल ऑफ Fe2O3 कितना जाएगा, 100/16। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ बेटा, तो पुट कर दो, ये कितना हो गया 100/16/1, बोलो, इज इक्वल टू मोल ऑफ Fe/2। इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, बोलो ना, है ना। तो कितना हो गया बेटा, मोल ऑफ Fe इक्वल टू, इसे 2 से हम मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया 2 × 100/, ये क्या आ गया मोल। अब मोल से वेट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देख लो। मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, बोलो ना, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहीं से वेट का क्या आ गया फॉर्मूला, मोल इंटू Fe मॉलिक्यूल है या एटम है, एटम है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एटम के केस में मोल इंटू, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ है ना। क्या डिफिकल्ट है क्या जेई, तो ये मोल है बेटा, ये मोल है, इस मोल को किससे मल्टीप्लाई करना है, एटॉमिक वेट, आयरन का एटॉमिक वेट 56, तो मैं ऐसे निकाल दूं, वेट ऑफ Fe 2 × 100 कितना 16 इंटू क्या बेटा, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 56, 8 से जाएगा क्या, जाएगा ना बेटा, 8 1 जा 8 7 जा, तो कितना आ गया 700 ग्राम, मतलब 0.7। क्या ये डिफिकल्ट है क्या, अरे हाँ या ना, लिखना चाहते हो। व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, बोलो हाँ ना। इतनी बात तो समझ में आ रहा है, अगर सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो किसका फॉर्मेशन है, किसके साथ, एक्शन ऑफ 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ, NaCl का रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मतलब तो कभी भी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को अगर NaCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुमको क्या मिलेगा, AgCl प्लस NaNO3, बोलो हाँ ना। ये तुम्हारा केमिकल इक्वेशन है। इनिशियली इतना मान के चलना कि केमिकल इक्वेशन तुमको गिवन होता है, तुम यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखना तुम्हारा नहीं है, गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तुमको बताना, ये अपना काम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो AgNO3 दिस इज योर सिल्वर नाइट्रेट, NaCl दिस इज योर सोडियम क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये इक्वेशन है, हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म, मतलब इसका अमाउंट मतलब क्या पूछा है, क्योंकि ये सॉलिड है, ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। वेट पूछा है, किससे रिएक्शन दिया हुआ है, 5.85 ग्राम तुमको क्या दिया हुआ है NaCl, और क्या रहा है AgNO3 कहाँ है, एक्सेस में है। कहाँ पे बेटा, एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि इसके रिस्पेक्ट में इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, बोलो है ना। 5.85 ग्राम अगर कंज्यूम हो जाएगा तो प्रोडक्ट मिलना बंद हो जाएगा। 5.85 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट अगर कंज्यूम हो जाए तो प्रोडक्ट मिलना बंद हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में ये बचा रह जाएगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो बचा रह जाए उसी को बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, और जो खत्म हो जाए उसी को आगे जाके बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो ना हाँ ये ना। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन से सिर्फ ये इशारा करना चाह रहा है कि AgCl का जितना वेट मिलेगा वो NaCl के रिस्पेक्ट में निकालो। बोलो हाँ ये ना। तो सबसे पहले रुक करके क्या देखना है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो क्या रुक करके देखो, क्या केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, बैलेंस है, पक्की बात।
अरे हाँ या ना? चलो तो क्या जाएगा, अब ध्यान से देखना, इसका भी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना है और इसका भी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना है, तो तुम क्या लिखोगे, मोल ऑफ NaCl अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ AgCl अपॉन 1, दोनों तरफ 1 1 इक्वल है। तो पहली चीज अपने को समझ में क्या आई कि अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशियो सेम है ना तो मोलर रेशियो भी क्या हो जाएगा सेम। अगर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के बीच में है, सेम स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में है, तो उस केस में उसका मोलर रेशियो भी क्या हो जाएगा सेम। क्या मेरी बात समझ में आई? इफ ए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन सेम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो देन देयर मोलर रेशियो मस्ट बी सेम। ये 100% का बात है कि नहीं है? मैं कहता हूँ लाख रुपए की बात है, लिख लेना, मैं नोट करके ये पॉइंट को लिख ही देता हूँ। नहीं, मेरी बात लाख रुपए की है, अगर तुम इसको दिमाग में बैठाल करके यूज कर लोगे ना तो फिर ये तुम्हारे लिए करोड़ रुपए की बात हो गई। क्या गलत कह रहा हूँ क्या? अभी कितने की है? इफ एनी टू then their molar ratio must be क्या बेटा? क्या मेरी बात समझ में आए? चलो अब NaCl का क्या गिवन था अपने को क्वेश्चन में? NaCl का क्या गिवन था? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे उसे? मोल। पक्की बात? तो आ जाओ, मोल ऑफ NaCl, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट कितना, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट भी देख लो तो 58.5 आ जाएगा। कैसे, मैं तुमको यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। NaCl, सोडियम का कितना, सोडियम का वेट कितना होता है 23, एंड क्लोरीन का कितना, बोलो, जब इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? NaCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालना था, सोडियम का वेट कितना 23, क्लोरीन का कितना 35.5 में 23 ऐड कर दे, कितना जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा, बोलो हाँ ना? कितना आ गया ये? जब इसको करोगे तो ये कितना जाएगा? ये और ये दोनों सेम स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में है, तो मोलर रेशियो भी क्या हो जाएगा, सेम होगा कि नहीं होगा? तो जितने मोल ऑफ NaCl उतने ही मोल ऑफ क्या होगा, बोलो हाँ ना? हाँ या ना? तो जो मोल ऑफ बेटा AgCl इज इक्वल टू क्या जाएगा, मोल ऑफ, कितना गया ये रेशियो 0. क्या मेरी बात समझ में आई? अपने को क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट। क्या निकालना है? सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, वेट निकालना है। क्या निकालना है? तो वेट ऑफ AgCl निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, मोल इनटू, बोलो है ना? चलो AgCl का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। सिल्वर का वेट 108, क्लोरीन का वेट तो कितना आ गया 143.5 ग्राम, बोलो है ना? तो मोल कितना आ गया 0.1 अपॉन कितना, तो ये करोगे तो कितना जाएगा 14.35 ग्राम। समझ में नहीं आया? हर केस में केमिकल इक्वेशन, एक रिएक्टेंट का तुमको इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम दूसरे का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। कर क्या रहे हैं कि एक के करस्पॉन्डिंग मोल से दूसरे का करस्पॉन्डिंग मोल निकाल रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? पक्की बात? अब आ जाओ, इसी का पार्ट 2 देखते हैं। जब एक केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो, यहाँ भी एक से ज़्यादा रिएक्टेंट था लेकिन इन्फॉर्मेशन एक ही का गिवन था, दूसरे को एक्सेस में क्या दिया था, तो जो भी प्रोडक्ट मिला किसके रिस्पेक्ट में मिला, NaCl के रिस्पेक्ट में। हाँ या ना? अब तुमसे कहते इसके रिस्पेक्ट में AgNO3 कितना कंबाइन करेगा, तो भी निकाल सकते थे, बोलो हाँ या ना? कैसे? अगर इसका मोल 1 है तो इसका भी मोल कितना होगा, तो इसके एक मोल के साथ ये कितना मोल कंबाइन करेगा 1, तो इसका मोल कितना था 0.1, तो इसके भी मोल कितने होंगे, उस 0.1 के रिस्पेक्ट में इसका वेट निकाल देते, लेकिन ये इसका कंज्यूम वेट होता कि AgNO3 का इतना वेट रिएक्ट किया होगा। AgCl प्रोडक्ट है तो इसका वेट फॉर्म्ड हुआ, हम मोल एनालिसिस करके वेट ही निकालेंगे, बट लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट है तो फॉर्म्ड होगा वेट, और AgNO3 अगर रिएक्टेंट हो तो ये वेट क्या होगा, रिएक्टेड होगा।
बोलो ना हाँ ना। क्या मेरी बात समझ में आई? इसी का पार्ट 2 देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। इसी को हम लोग LR कॉन्सेप्ट बोलते हैं, L फॉर लिमिटिंग, R फॉर रिएजेंट। ये कब लगेगा? जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ध्यान से समझना, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और इन्फॉर्मेशन भी दोनों का गिवन हो। अब तक जितने भी केमिकल इक्वेशन तुमने पढ़ा होगा उसमें या तो सिंगल रिएक्टेंट थे, या अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट भी थे तो किसी एक का इन्फॉर्मेशन गिवन था और उसी के रिस्पेक्ट में दूसरे का निकालना था। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ बेटा? नहीं। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि एक केमिकल इक्वेशन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा। कितना होगा भावेश? और इन्फॉर्मेशन भी एक से ज़्यादा का गिवन होगा। इन्फॉर्मेशन भी एक से ज़्यादा का गिवन होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में तुम्हें पता करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट किसके रिस्पेक्ट में मिलेगा। बोलो ना हाँ या ना। चलो एक कोई केमिकल इक्वेशन लेते हैं समझने के लिए, हाइपोथेटिकली। देख बेटा यहाँ सामने देख, ये एक हाइपोथेटिकली हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिया। बोलो हाँ ना, बोलो हाँ ना। अब केमिकल इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के गिवन इन्फॉर्मेशन को दे रहा हूँ, दोनों का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ ध्यान से देखना, इसके मैं दे देता हूँ और इसके मैं दे रहा हूँ बेटा 5 मोल। अब मैं सिचुएशन समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन या फॉर ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन A + 2B गिव्स 4C + 3D। इक्वेशन को कैसे पढ़ोगे तुम? पढ़ोगे 1 मोल ऑफ A कंबाइंड विथ 2 मोल ऑफ B गिव्स 4 मोल ऑफ C एंड 3 मोल ऑफ D। क्या बोला? गलत या सही? हमेशा रिएक्शन हमेशा मोलर रेशियो में रिएक्ट करेगा। अब इक्वेशन में या क्वेश्चन में A के कितने मोल दिए हैं? 3 और B के कितने मोल दिए हैं? 5। तो अब C और D बनेंगे? बोलो भाई ना। कितने बनेंगे ये कौन डिसाइड करेगा? क्या A के रिस्पेक्ट में बनेंगे या B के रिस्पेक्ट में बनेंगे? दोनों मिलके ही बनेंगे। मैंने क्या बोला, मैं और भरतिया दोस्त हैं, दोनों को मिल करके काम करना था पूरे दिन। अब आधे दिन के बाद भरतिया गायब हो गया तो काम कहाँ रुक गया? बोला है ना। हम दोनों में से कोई भी एक गायब हुआ, काम वहीं पे रुक गया, तो कितना काम होगा कौन डिसाइड करेगा? जो जल्दी घर जाएगा। बोलो है ना, जो जल्दी घर जाएगा वही डिसाइड करेगा कि काम कितना होगा। इतना ही मैं समझा रहा हूँ। और जो जल्दी घर गया उसी को कामचोर बोलेंगे, वहाँ इसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। मैं तो बोलूँगा ना साहब मैं तो पूरे शाम तक अवेलेबल था, भर्तियाँ ही भाग गया, तो मैं क्या करता? बोलो ना, गलत कह रहा हूँ क्या? अब कह रहा है यहाँ पे A के कितने मोल है? 3। B के कितने मोल है? 5। अब C और D जो प्रोडक्ट है वो कितने बनेंगे ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये अब ऐसे पता करेंगे, दोनों में से जो पहले खत्म हो जाएगा, दोनों में से जो पहले खत्म हो जाएगा रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगा, और जो पहले खत्म होगा वही बताएगा प्रोडक्ट कितना मिलेगा। बोलो है ना। और जो पहले खत्म होता है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब ये अपने लिमिट में था, ये पहले खत्म हो गया। बोलो है ना। तो कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और इन्फॉर्मेशन एक से ज़्यादा के गिवन हो, तुम पहले रुक करके ये पता करो कि खत्म पहले कौन होगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? जो पहले खत्म होगा उसी को क्या बोलते हैं? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो पहले कंज्यूम हो जाएगा उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आई? अब बताओ कि दोनों में से जो पहले खत्म कौन होगा? जिसकी क्वांटिटी कम होगी। तो बताओ क्वांटिटी कम A है या B है? अब रुक करके समझना, ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। A के कितने मोल थे? A के कितने मोल थे? केमिकल इक्वेशन में देखो, A के कितने मोल कंबाइंड कर रहे हैं? 1। B के कितने मोल? मान लो मैं अपने माँ बाप का अकेला बच्चा, बोलो है ना, माँ बाप ने संपत्ति छोड़ के गए 3 करोड़। मान लो कितना छोड़ के गए? भावेश 2 भाई है, उसके मम्मी पापा ने उसको दिए 5 करोड़। बताओ कौन ज़्यादा अमीर, मैं या भावेश? क्यों? क्योंकि मेरा 3 करोड़ मेरे लिए ही था, भावेश का दिखा 5 करोड़ का, लेकिन उसमें वो 2 भाई हैं, तो एक को कितना मिला? समझ में आया? तो बताओ पर मुझे ज़्यादा है या भावेश को ज़्यादा है? समझ में आया लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालता है? जो भी अवेलेबल मोल, जो भी गिवन मोल है, देख लो कि वो कितने मोलर के इशू के लिए दिया हुआ है। बोलो हाँ ना। और जिसके लिए ये वैल्यू कम आ जाएगी वो उसका प्रॉपर्टी कम होगा। समझा नहीं समझा?
बरोबर। तो अब बताओ ए और बी में पहले कौन खत्म होगा? बी पहले खत्म होगा, हाँ है ना। तो एल आर कैसे पता करेंगे? हाउ टू डिटरमाइन? तो गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो चेक करेंगे। जिस रिएक्टेंट के लिए ये रेशियो कम होगा वो तुम्हारा क्या होगा? तो सबसे पहले व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? जो बिल्कुल सही, ऐसा ही बोलना है। अरे मेरे एग्जाम में लिख देना तुम, वो रिएक्टेंट जो पहले खत्म होगा उसको क्या बोलेंगे? पक्की बात? रिएक्टेंट विच कंज्यूम क्या बेटा? आर कॉल्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चीजें माइंड में होनी चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ। कैसे पता करेंगे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? तो मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो। उस जिस रिएक्टेंट के लिए क्या बेटा? मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये रेशियो इज स्मॉलर, जिस रिएक्टेंट के लिए मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? स्मॉलर होगी, विच इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो ना हाय ना, बोलना हाय ना, विच इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अब इस क्वेश्चन में बताओ कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? अरे बोलना, इतना ही के लिए तुम लोग परेशान हो रहा था। कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? तो ये तुम बी क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। तो उसके रिस्पेक्ट में ए बचेगा, तो ये क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। क्या हो गया? अब रुक के मेरी बात सुन लियो। प्रोडक्ट कितना मिलेगा कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो हाय ना। एक्सेस रिएजेंट कितना बचेगा वो भी कौन डिसाइड करेगा? समझ में आया? तो यही था कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। अब आगे की कहानी सेम ही होगी इसके रिस्पेक्ट में। अब मोल मोल एनालिसिस इसके रिस्पेक्ट में लगाओगे या इसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में ये बनेंगे, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होंगे? कंज्यूम होंगे। बोलो ना हाय ना। क्या मेरी बात समझ में आए? पक्की बात? प्रोडक्ट कितने मिलेंगे ये कौन डिसाइड करेंगे? एक्सेस रिएजेंट कितने बचेंगे कौन डिसाइड करेंगे? बोलो हाय ना। तो कभी कभी जो कम होता है वैल्यू उसकी भी ज़्यादा होती है। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आप 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को मिक्स कर रहे हो। कह रहा है जो वाटर बन रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर इज फॉर्म्ड एट H2O। कह रहा है ये रिएक्शन जब बन रहा है तो जो वाटर मिल रहा है, वेपर मतलब गैस के फॉर्म में STP पे, उसका वॉल्यूम बताओ। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख ले। तो रिएक्शन क्या होगा? H2 किसके साथ कंबाइन करेगा? O2 के साथ। क्या मिल रहा होगा? H2O वेपर के फॉर्म में, मतलब गैस के, वॉल्यूम पूछा है तो मतलब गैस के फॉर्म में मिल रहा होगा। ये H2 भी क्या है? गैस। ये O2 भी क्या है? गैस। क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है क्या? नहीं। बैलेंस तब होगा तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस गिव्स 1 मोल ऑफ क्या बेटा? वाटर। पक्की बात? अब इसका कितना ग्राम दिया हुआ है? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिवन है एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिवन है। बताओ LR कौन सा होगा? इसका 4/2 कर ले और इसका 32 अपॉन हाफ कर ले। बोलो मैंने, फिर चूक हो रहा है तुम्हें, चूक हो रहा है तुम्हें। क्या चूक मिस कर रहे हो तुम? तो देखो LR के लिए मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो लेते हैं। किसका रेशियो लेते हैं? तो क्या वहाँ पे मोल गिवन है या वेट गिवन है? और वेट अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो लोगे तो फिर कांड ही होगा ना, फिर गलती ही करोगे। क्या लेना है? मोल अपॉन। पक्की बात करते करते भूल ही गया कि कैसे चेक करना है। इसलिए जब भी तुम यहाँ हो ना तो अपने मस्तिष्क को भी यहीं रखो, फिजिकली और मेंटली दोनों यहीं प्रेजेंट रहो, इमोशनली तो बिल्कुल रहो। तो वेट से पहले क्या निकालेंगे? तो मोल करोगे तो 4/2 कितने मोल? 2 मोल। बोलो भाई ना। अरे 4 ग्राम दिया हुआ हाइड्रोजन का वेट 2, इसका वेट कितना होगा? 32 अपॉन 64। अरे एक ऑक्सीजन है तो 16, 2 है तो ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? तो 16 2 जा तो कितना हो जाएगा? 32 अपॉन 32 कितना? 1 मोल। अब LR चेक कर लो। तो LR इसके कितने हो जाएंगे? 2/1 और इसका कितना हो जाएगा? 1/1/2। ये कितने हो जाएंगे? 2
ये कितना हो जाएगा 2। बताओ दोनों के लिए LR की वैल्यू सेम है, दोनों के लिए सेम है। अरे इसका भी देखो ना, एक के लिए 2 है और इसके हाफ के लिए 1 है, तो 1 के लिए 2 नहीं हो गया? बोलो, तो हो सकता है दोनों LR हो सकते हैं, दोनों की इक्वल क्वांटिटी होंगे, तो प्रोडक्ट किसी के रिस्पेक्ट में निकाल दे, इक्वल होगा। क्या मेरी बात समझ में नहीं आया? पक्की बात। अब तुम देख लो किसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो सेम है, इसका कितना है 1, इसका कितना है। अगर इन दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो सेम है तो मोलर रेशियो सेम होगा या नहीं होगा? तो जितने मोल ऑफ H2 उतने ही मोल ऑफ H2O होगा या नहीं होगा? क्या पक्की बात? पक्की बात। तो मैं कह सकता हूं मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या बेटा, मोल ऑफ H2। H2 का मोल कितना है 2, तो इसके भी मोल कितने हो जाएंगे 2 मोल। बोलो है ना, अपने से क्या पूछा था, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ H2O कितना हो जाएगा, मोल इंटू 22.4, तो कितना 2 इंटू 24.4 कितना 44.4 लीटर। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? ऐसा कोई बच्चा जिसको यही समझ में आया? तो कभी भी आपको LR का कॉन्सेप्ट आता है तो आप पहले चेक कर लेना, वेट गिवन हो सकता है तो वेट अपॉन स्टोइकोमेट्री मत करना, उसके करस्पॉन्डिंग आप मोल निकालना, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्री, जिसके लिए ये रेशियो सेम होगा वो आपका क्या होगा LR। प्रोडक्ट हमेशा LR के रिस्पेक्ट में निकालना। कभी कभी तुमसे क्वेश्चन पूछते कि कितने वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट बचेंगे, क्या पूछ दे, तो पहले LR के रिस्पेक्ट में कितने वेट रिएक्ट करेंगे वो निकाल लो, और जो गिवन वेट होगा उसमें से रिएक्टेड वेट को माइनस कर देना, वेट लेफ्ट बन जाएंगे। बोलो हाँ ना? हो सकता है ना? पक्की बात? पक्की बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.12 लीटर ऑफ C4H10 ब्यूटेन दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? म्यूचुअल। तो पहले उससे रुक करके पहले कंबशन रिएक्शन समझ लो, कंबशन होता क्या है, किसको बोलते हैं कंबशन? तो किसी भी चीज को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप बर्न करते हो उसी को क्या बोलते हैं? बर्निंग ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट, बर्निंग ऑफ एनीथिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज कंबशन। केमिकल रिएक्शन के टर्म्स में बात करूं तो किसी भी चीज का ऑक्सीजन से कंप्लीट रिएक्शन ही क्या कहलाता है? कंबशन। पक्की बात? कंप्लीट रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस विथ क्या? ऑक्सीजन। किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन से कंप्लीट रिएक्शन ये क्या कहलाएगा? कंबशन। अरे बोलना हाँ ना? हाँ सर। चलो अब कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन लेते हो आप कोई भी क्या ले लो, अगर हाइड्रोकार्बन का आप कंबशन कराते हो तो रिएक्शन किसके साथ होगा? तो हाइड्रोकार्बन का 2 प्रोडक्ट फिक्स है, क्या क्या मिलेगा? CO2 एंड क्या बेटा? तो कभी भी किसी हाइड्रोकार्बन का अगर आप कंबशन कराओगे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। वैसे भी अगर कंबशन आप कराते हो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो भी वाटर मॉलिक्यूल है वो वेपर के फॉर्म में मिलता है। बोलो हाँ ना? अब यहाँ पे जैसे मान लो कि अगर मैं कोई हाइड्रोकार्बन लेता हूँ CH4 जिसको बोलते हैं मीथेन, इसका रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन। तो देखो एक कार्बन है तो एक क्या मिला? CO2, हाइड्रोजन कितना है 4, तो 2 क्या मिलेंगे? 2H2। ऑक्सीजन देख लो यहाँ पे कितना 2 और यहाँ कितना 2, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लगेगा। अगर मैं ले लूँ तुमसे C2H6, C2H6 को क्या बोलते हैं? इथेन। इसका रिएक्शन करा दूँ किसके साथ? O2 के साथ। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? देखो 2 कार्बन है तो यहाँ पे मिलेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो एक वाटर में 2, तो कितना मिलेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2। हाइड्रोकार्बन का जितना कार्बन होगा उतना ही CO2 मिलेगा, जितना हाइड्रोजन होगा उसका हाफ क्या मिलेगा? H2O। ऑक्सीजन काउंट कर लो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन? 3, और यहाँ पे कितने? 2 2 जा 4, और एक मॉलिक्यूल में 2, तो 2 मॉलिक्यूल में 4, 4 और 3, तो ये कितना हो जाएगा? 7/2 में 3.5। अरे एक मॉलिक्यूल में 2, तो 3.5 में कितना?
पक्की बात। यहाँ पे क्या है रिएक्शन, C4H10 ब्यूटेन है ना, इसका रिएक्शन कर दो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, बोल क्या मिलेगा, 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो क्या हो जाएगा 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ या नहीं हुआ, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अरे समझ में आ रहा है नहीं, कुछ तो बोल है ना, पक्की बात। पक्की बात। कितना लीटर ऑफ C4H10 है, तो इसका गिवन क्या है 1.12 लीटर, वॉल्यूम गिवन है, तो पहले मोल निकाल ले, तो मोल कितना हो जाएगा अब ध्यान से देखो, वॉल्यूम है ना, और तुमसे वॉल्यूम पूछा है ना, तो डायरेक्टली वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस भी लगा सकते हो। अब इसके एक मोल से इसके कितने मोल, तो इसके एक वॉल्यूम से इसके कितने वॉल्यूम, क्या कुछ गलत कह रहा हूं क्या, नहीं, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्लियर। जैसे मोल मोल एनालिसिस वैसे क्या लगेगा, वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके एक मोल से इसके कितने मोल 5, तो इसके एक वॉल्यूम से इसके कितने वॉल्यूम 5 वॉल्यूम, तो इसके 1.12 से कितना मिलेगा 5 × 1.12, बोलो है ना, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बोलो है ना। तो एक मैं तुमको टाइप ऑफ कंबशन रिएक्शन भी करा दिया कि कभी अगर कंबशन रिएक्शन होता है, जो भी गिवन हाइड्रोकार्बन होगा ऑन कंबशन उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा, CO2 एंड H2। बोलो समझ में आया, पक्की बात, पक्की बात। हाँ या ना। तो कभी भी अगर स्टोइचियोमेट्री बेस्ड अगर आपको केमिकल रिएक्शन मिलता है तो आप इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है और इन्फॉर्मेशन दोनों का गिवन है, तो तुम क्या करोगे, पहले पता कर लो कि कौन पहले ख़त्म होगा, और केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले ख़त्म होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट कितने मिलेंगे वो कौन बताएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट कितने रिएक्ट करेंगे कौन बताएगा। तो कभी कभी तुमको क्या होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट दोनों का वेट गिवन होगा, पूछेगा कितना वेट ऑफ एक्सेस रिएजेंट बनेंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में पहले कंज्यूम वेट निकाल दो और गिवन वेट में से कंज्यूम वेट को माइनस कर दो, तुमको क्या मिल जाएगा, एक्सेस। बोलो हाँ या ना, समझ में आया होगा। तो रुक करके देख लो मोल कॉन्सेप्ट में तुम्हारा सिलेबस क्या बचा। तो मोल कॉन्सेप्ट में तुम्हारा सिलेबस बचा, एक तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का पार्ट बच गया होगा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कैसे है, और दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लास्ट में सॉल्यूशन का पार्ट बचा। इससे पहले तुमको मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए तक बाय बाय एंड थैंक